सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ, मस्त और झकास, बोले तो झकास। सो मैं गौरव पाटीदार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट एक्स पर। सो आज हम कहीं आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे आज लेंस की ओर, और उससे पहले कुछ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कल हमने पढ़ लिया था, उसके बाद थोड़ा सा कुछ बचा था उसका, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एक बार फिर से इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी टेंशन लेने के लिए हम हैं, आप टेंशन ना लें, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो हम क्लियर कर देंगे। एक बार और फिर से सुन लो इसको। हुआ क्या था, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, हमने कैसा डिनोट किया था इसको, स्मॉल एन से, ठीक है। ये हमने लिखा था यहाँ पे 2 और 1। तो इसका मतलब क्या था, कल बहुत मैंने समझाया आपको कि ये क्या है, इस मीडियम में लाइट रे जा रही है। किस मीडियम से आ रही है? इस मीडियम से आ रही है। लाइट रे कहाँ से आ रही है? 1 से आ रही है। किस में जा रही है? 2 में। तो हम क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताते हैं? 2 का बताते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। सो यहाँ क्या बोलेंगे हम कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझ रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। जैसे हमारी ये ग्लास स्लैब थी, लाइट रे कहाँ से आई? ये आई, ये बेंड हुई, तो कहाँ से लाइट रे आई अपनी? एयर से आई। तो पहला मीडियम कौन हो जाएगा? एयर, क्योंकि जिधर से लाइट रे आ रही है वो पहला मीडियम, जिधर लाइट रे जा रही है, जिसमें जा रही है वो दूसरा मीडियम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? ऐसे कैसे? ये स्मॉल एन, ये किस में जा रही है वो इधर लिख दिया, किस इधर से आ रही है उसको इधर लिख दिया, ये एयर है, ए है, ठीक है, स्मॉल ए, ठीक। या फिर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कल हमने पढ़ लिया था कि स्मॉल एन सिर्फ जी लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? एयर है। समझ रहे हो? ठीक। अब हमने क्या था, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी, क्योंकि इसमें जा रही है जी में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आई बात? ठीक। ये हुआ था हमारा कल, ये हमने आपको समझाया था और बताया था कि अगर ऐसा लिखा हो, जैसे ये है 1 2, सो V1 बाय V2। समझ में ही बात? ये फॉर्मूला था हमारा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये चीज़ भी समझ में आ गई थी बहुत अच्छे से। बस यही पढ़ा था कल, अब उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना भी समझ में आ गया ना जो मैंने अभी बताया, तो आपके कल के कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। एक बात मैंने कल अच्छी वाली बताई थी कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी रहती है वो मास डेंसिटी से अलग है। मतलब ये क्या फंडा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो अगर ज़्यादा है, मतलब क्या कि ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा है उस मीडियम की। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है, हम अगर बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बढ़ा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, सो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। जिसका इसका मतलब कंपेरिजन करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ग्लास हुआ, फिर और भी मीडियम्स रहते हैं, वाटर हुआ, तो इन सब की क्या करेंगे हम? कंपेरिजन करेंगे किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो वो कैसे होता है कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा रहेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा, उसमें बेंडिंग भी ज़्यादा होगी, पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। देखो मेरी बात सुनो, उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इन दोनों को सिमिलर लेके चल सकते हो आप, कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी को सिर्फ आप हल्का सा सिमिलर लेके चल सकते हो, बाकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है। जैसे हम एग्जांपल, हमने कल एक ऑयल का लिया था, आज हम लेते हैं केरोसिन, ठीक है। केरोसिन एंड वाटर, ठीक है। केरोसिन और वाटर का ले लेते हैं। ये हमारा हुआ जार, ये हमने भरा, ये हमारा क्या है? ये हमारा है वाटर, ठीक है। ये हमारा है वाटर, इसके ऊपर हमने केरोसिन भर दिया, ठीक है। क्या भर दिया? केरोसिन। तो केरोसिन जो है हमारा, केरोसिन की डेंसिटी, यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, केरोसिन की मास डेंसिटी कम रहती है, तो हमको पता ही है कि वो ऊपर तैरता है। ऊपर तैरता क्यों है? क्योंकि उसकी मास डेंसिटी कम है। कौन सी डेंसिटी? मास डेंसिटी, ठीक है। मास डेंसिटी उसकी कम है, इसलिए वो ऊपर तैरता है। बट यहां देखा जाए अगर, तो केरोसिन की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशित तौर पर, इस तरीके से देखा जाए तो, समझ गए हो? ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी क्या ज़्यादा है? ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। किसके कंपेयर में? मास डेंसिटी के कंपेयर में। तो क्या बोल सकते हैं हम, अगर मास डेंसिटी को दिमाग में ले लिया, इसको अगर मास डेंसिटी समझ लिया, तो अब यहाँ पे क्या जवाब दोगे कि बेंडिंग ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी? केरोसिन में ज़्यादा होगी,
ओ सॉरी, अपने किस में ज़्यादा होगी, अपने वाटर में ज़्यादा होगी, ठीक है, वाटर में ज़्यादा होगी क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बोला था कि डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर मास डेंसिटी देखा जाए तो किसकी ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है, पर एक्चुअल में जो अपन यहाँ पे किसकी बात करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी की, वो किसकी ज़्यादा है, केरोसिन की ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे कि बेंडिंग ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी, केरोसिन में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। सो आप यहाँ पे इस चक्कर में गलत आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि ये ऑप्टिकल डेंसिटी है और इसकी सबकी अलग अलग वैल्यूज दे के रखी है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ऑप्टिकल डेंसिटी, ये हुआ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट तो समझ में आ गया, जितना डेंस ज्यादा रहेगा ऑप्टिकल डेंस, ठीक है, ऑप्टिकल डेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा बेंडिंग होगा, उतनी कम स्पीड होगी लाइट की, समझ रहे हो। हमने यहाँ पे भी देखा था, ये जैसा ग्लास स्लैब थी, ये एयर से लाइट रही, ये बेंड हुई, ठीक है, तो बेंडिंग ज़्यादा हुई, स्पीड भी कम हुई, बेंडिंग ज़्यादा हो गई, स्पीड कम हो गई, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो क्या कम हुई, स्पीड कम हुई, ये बढ़ा तो क्या कम हुई, स्पीड कम हुई, ये बढ़ा तो क्या बढ़ा, बेंडिंग बढ़ी, ये बढ़ा तो क्या बढ़ा, ये ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा। समझ में आ रही बात, ये कॉन्सेप्ट है इसके, ये रिलेशन थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, चीज़ों में उलझना नहीं है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू स्पीड इन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2। समझ में आ गई बात, इतना हो गया हमारा, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। एक इनवर्स रिलेशन होता है, देखो अब इसके बाद वो देखते हैं किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही। देखो ये है, हमने लिखा जैसे, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसा, तो जैसे ये 1 2, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो क्या, इससे आपको सेटिस्फाई करवा देते हैं। जैसे अब मैंने अपन क्या लिखते हैं कि 1, जैसे ये है कि 1 2, ठीक है, या फिर ये मान लो यार, इसको हटाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एन ले लो, स्मॉल एन ले लो, ये बस सिंबल अलग अलग, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, V1/V2, समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसी को मैं उल्टा करना चाहूँ, ठीक है, तो पूरे को उल्टा कर दो। जैसे मैं अगर इसको ऐसा लिखना चाहूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ 1 लिख दूँ, सिर्फ यहाँ पे 1 और 2 लिखा था तो यहाँ पे 2, यहाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या था कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। सो अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या बोलूंगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। सो इसको कैसे लिखेंगे, V2/V1 ऐसा लिखेंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो ये V1/V2, ये V2/V1, तो ये आपस में इन्वर्स नहीं हुआ है, इन्वर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ रहे हो। तो क्या लिख देंगे, 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1, समझ में आ रही बात। तो ऐसा कैसे, इसको n को अपन म्यू भी लिख सकते हैं, तो μ12 इज इक्वल टू 1/2μ1, ठीक है। ये इन्वर्स समझ में आया तुमको। अब आपको अगर मेरे को एक बात बताओ, इसको पूरा इन्वर्स करो, इसको पलटो पूरा, और इसको पलटना पड़ेगा, तो 1/2n1 इज इक्वल टू V1/V2, समझ में आ रहा, V1/V2, ठीक है। तो V1/V2 ये समझ में आया। तो अब V1/V2 इज इक्वल टू ये और V1/V2 इज इक्वल टू ये, सो आपस में ये दो भी इक्वल हो जाएंगे, तो 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक इन्वर्स रिलेशन है, बस इतना ही बताना था, उसके अलावा कुछ नहीं था। ये सिंपल सी चीज है, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ, इन्वर्स हुआ, तो इन्वर्स। ओके, सो चलो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही है, ठीक है। इससे थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन, ठीक है, एंड H2O मतलब वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली। इन विच ऑफ दिस मटेरियल डज लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, ठीक है, किसमें लाइट फास्टेस्ट चलेगी, मतलब किसमें लाइट फास्ट चलेगी, सबसे ज्यादा फास्ट किसमें चलेगी। अब देखो, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखा था, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था कि ऐसा लिखा था और यहाँ पे ये मीडियम लिखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैक्यूम लिख लो,
चाहे एयर लिख लो, पर हम देखो जब भी ऐसा कंपैरिजन होगा ना तो जो एक्चुअल फॉर्मूला जो दिया गया था वो क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या लेंगे, वैक्यूम, समझ गए। और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, ये क्या है, मीडियम, इसकी इसमें स्पीड अपॉन में इसमें स्पीड, ये हम देखते थे। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखो या एयर लिखो, क्योंकि स्पीड तो दोनों की 3 × 10⁸, ये एकदम अप्रॉक्स स्पीड है इन दोनों की, ठीक है। दोनों की अलग अलग स्पीड तो है नहीं, तो कुछ भी लिख लो, एयर लिख लो तो एयर लिख लो, वॉल्यूम लिखो तो वैक्यूम लिखो तो वैक्यूम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, समझ में ही बात, इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ कि इसने बोला है सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखे हैं तीनों के, किसके किसके, केरोसिन के, टर्पेंटाइन के, ये टर्पेंटाइन पता नहीं क्या है, ठीक है, और ये वाटर, ठीक है, ये सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखे हैं। और उसने पूछा है कि लाइट किस में सबसे फास्ट चलेगी, तो ये हमारा फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। हमको अब दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और हमने अभी जस्ट 2 सेकंड पहले भी बात करी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिपेंडेंसी देखी थी उसमें देखा था कि लाइट स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, समझ में आ गया। मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब मेरे को बताओ ये, अब यहाँ पे एक बार और लिख लेता हूँ, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये बात समझ में आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। मतलब क्या, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा क्या, ये समझ में आई ये बात। चलो ये भी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ, 1.44 मतलब क्या कि हमको निकालना है कि सबसे फास्ट स्पीड किसमें है, तो हमको इसका उल्टा करना पड़ेगा, मतलब हमको स्पीड क्या निकालना है सबसे ज्यादा, तो ये क्या होगा, सबसे कम। बहुत प्यारा। देखो स्पीड सबसे ज्यादा चाहिए हमको क्योंकि फास्टेस्ट निकालना है कि कौन सा फास्टेस्ट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होना चाहिए। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जल्दी बताओ, 1.3, 1.4, 1.4। सो आंसर इज वाटर, H2O। व्हाट इज योर आंसर, वाटर। वाटर का कितना है, 1.33। मैंने आपको अभी बोला था कुछ देर पहले केरोसिन और वाटर के बीच में कि भैया केरोसिन भले ही वाटर के ऊपर तैर जाएगा पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है। केरोसिन का कितना है, 1.44 और इसका कितना है, 1.33, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सो ये हुआ हमारा फंडा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम बढ़ते हैं लेंस की तरफ, अपने लेंसेज की ओर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, ओके। सो रिफ्लेक्शन होने के लिए आपने देख लिया पहली बात तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। सो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं स्फेरिकल मिरर के थ्रू, क्योंकि हमने उधर भी स्फेरिकल मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन किया था, तो इधर भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। सो इसीलिए पढ़ रहे हैं हम, और इसका यूज भी हम डेली लाइफ में करते रहते हैं। जैसे आपको मैं अभी एक दो एग्जांपल दूंगा, बाकी आगे हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। सो अभी जैसे पाल्मिस्ट, वो जो पाम वगैरह देखते रहता है, ऐसा हाथ वगैरह लकीरें वगैरह जो भी, ठीक है। ये कहता है वॉच मेकर मतलब ये मैग्नीफाइड रहता है, जिसको हम कई मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। जैसे हम जनरल क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, जो मैग्नीफाई कर दे, बड़ा कर दे, ठीक है। इस काम में इसका यूज लेते हैं हम। ये बहुत मतलब क्योंकि माइनर चीजों को देखने के लिए इनका यूज लेते हैं, कैमराज में यूज करते हैं इनका हम, ठीक है। और सो बाकी ये मतलब बहुत यूजफुल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सो लेंस क्या है, इज अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। दो स्फेरिकल सरफेस। अब स्फेरिकल सरफेस, ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है और ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है, ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है और ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो दो स्फेरिकल सर्कल को मिलाकर जो बना जाए ट्रांसपेरेंट, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास जो कि बना हो दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर, ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, तो ये भी दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है। ये कॉनकेव लेंस है, तो ये भी दो स्फेरिकल सरफेस से बना है। सो ये भी ये समझ में आ गया और ये समझ में आ गया, दो स्फेरिकल सरफेस से बने हुए हैं दोनों और ट्रांसपेरेंट हैं, तो यही होता है लेंस। लेंस की डेफिनेशन यही होती है। सो अब आगे देखते हैं टू टाइप। अब देखो मेरी बात सुनो,
अब हमने वहाँ पे देखा था कि जो हमारा प्लेन मिरर था, स्फेरिकल मिरर था, तो उनसे लाइट रे टकरा के जाती थी, ठीक है। सो यहाँ पे वो टकरा के जाती थी और उसके बाद जो इंटरसेक्ट करती थी वहाँ पे हमको इमेज मिलती थी, दो लाइट रे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, पर ट्रांसपेरेंट होने के बाद जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वहाँ पर हमें इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। समझ में आ रही बात? ट्रांसपेरेंट होने के बाद जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वहाँ पर हमको इमेज फॉर्मेशन होगी, हमारी इमेज फॉर्मेशन वहां पर होगी। समझ में आई? सो दो प्रकार के लेंस होते हैं, टू टाइप ऑफ लेंस। कौन कौन से? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, पढ़ा भी होगा आपने, देखा भी होगा। इसको एक बार फिर से बता देता हूं, जो नए नए बच्चे हैं एक बार ध्यान रखो कि ये जो है शेप है ये केव के जैसा है। कैसा शेप है? केव के जैसा, गुफा के जैसे शेप है ये, ठीक है। सो इसका नाम क्या रखा? कॉनकेव। और इसका अपोजिट क्या? कॉन्वेक्स। वहां पे हमने मिरर में क्या देखा था? ये कॉन्वेक्स। और कॉनकेव कौन सा? ये कॉनकेव, गुफा के जैसा शेप, इसका भी गुफा के जैसा शेप है, तो ये कॉनकेव मिरर और ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स लेंस। सो ये क्या था हमारा? ये हमारा था कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव के अपोजिट क्या आता है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर, सो इट इज कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ गई बात? ये समझ में आया? ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गई दोनों। अब कॉनकेव लेंस क्या होती है? इट इज थिन एट द मिडिल। क्या है कॉनकेव लेंस? यहाँ से डेफिनेशन हमेशा डायग्राम से देखो, कहाँ से देखो? डायग्राम से देखो। अब डेफिनेशन क्या लिखी है? इट इज थिन एट द मिडिल, ठीक है, मिडिल में पतला है ये क्या हो रहा है? कैसे पतला बता रहे हैं हम? कंपेयर, रेफरेंस लिया है। किसको रेफरेंस लिया है? कॉन्वेक्स को रेफरेंस लेके हम कॉनकेव को बता रहे हैं, कॉनकेव की बात कर रहे हैं। सो इट इज थिन एट द मिडिल में थिन है इसके मुकाबले, ठीक है, एंड थिकर एट द एंड्स पर थिक है, मोटा है एज कंपेयर टू इसके। सो ये बस लिख दोगे ना, डायरेक्ट लिख दोगे, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, बस आपके मन में रेफरेंस पॉइंट रखना है कि किसके कंपेयर में बात कर रहे हैं। पूरा फिजिक्स रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड है, पूरा फिजिक्स नहीं, पूरा यूनिवर्स रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड है। ये बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में या फिर 9th में भी है ये इसका टॉपिक। सो वहां पे हम देख लेंगे 9th की क्लास में। सो ये पढ़ेंगे हम। बाकी ये याद रखना कि ये मिडिल में क्या रहता है? थिन रहता है और एंड्स पे थिक रहता है। अब इसकी बात कर लें तो इसके कंपेयर में आप ही बता दो, उधर डेफिनेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। मिडिल में क्या है? ये थिक है, समझ में आ गया? मिडिल में क्या है? थिक है, और एंड्स पे क्या है? थिन है। बस वही डेफिनेशन, रटना नहीं पड़ेगा। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको रटना नहीं है चीजों को। इसमें दो रेफरेंस पॉइंट आपने दे दिए कि भैया इसकी बात करेंगे तो इसके रेफरेंस में, और इसकी बात करेंगे तो इसके रेफरेंस में, खत्म। चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो उलझोगे। ये सब चीज़ें आगे आने वाली है, तो कब तक रटोगे? समझना पड़ेगा आपको। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि कौन सी लेंस कन्वर्जिंग है और कौन सी डाइवर्जिंग। हमने वहाँ पे देखा था मिरर के केस में, प्लेन मिरर में तो कुछ नहीं था, प्लेन मिरर तो प्लेन था। उसके बाद हमने देखा था स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर में हमने एक कॉनकेव मिरर पढ़ा था, कॉन्वेक्स पढ़ा था। तो कॉनकेव में हमने क्या देखा था कि कन्वर्ज हो रही लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज आर कन्वर्ज, ठीक है। और इसमें जो है कॉन्वेक्स मिरर था जो, उसमें हमने क्या देखा था कि ये डाइवर्ज हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। सो सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे बस उल्टा होगा। जैसे देखो ये आप है ना, पता है, मतलब मेरी बात सुनो, जो हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर देखा था, तो आप रटना मत कि कॉन्वेक्स मिरर में भैया क्या डाइवर्जिंग हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग होता है। भाई जिसको ये हो जाए वो हो जाए, बाकी अगर जिसको याद ना होना तो मैं बता रहा हूं कि आप हमेशा इमेज को बनाया करो दिमाग में, ठीक है। आपने मैंने बोला कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की दिमाग में इमेज आना चाहिए कौन सी? ये वाली आ गई। और फिर आपने क्या करो? लाइट रे इंसिडेंट करो, लाइट रे इंसिडेंट भी कर दी, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे इंसिडेंट कर दी, तो क्या देखने में मिला हमको कि कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। ऐसे हमने अगर कॉनकेव लेंस बना दी, तो कॉनकेव लेंस, ये कौन सी लेंस है? कॉनकेव लेंस है। कौन सी लेंस है? ये कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस बने दिमाग में, और कॉनकेव लेंस पे डाली लाइट रे, तो क्या हुआ? डाइवर्ज हो गई। तो डाइवर्ज वाला तो ध्यान ऐसे भी रखना है, ठीक है। मतलब एक इमेज बनना चाहिए, चीज रियल में है क्या ये पता होना चाहिए हमको, ठीक। और ये हुई हमारी कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस हुई, ये कॉनकेव लेंस हुई, ठीक है। सो हम कहाँ पहुंच गए? जैसे देखो ये लाइट रे आई, पैरेलल आई किसके? ये हमारा वहां पे भी नियम था कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी, ये हमको पता है, ठीक है। तो ये लाइट रे हमारी पैरेलल आई किसके? प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? ये क्या है? प्रिंसिपल
एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, ये मिड लाइन जो है, मिड लाइन है उस पर रिफ्रैक्शन होता है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी। सो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वहां पर फोकस हमको पता था, फोकस किधर आ रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा था, वहां पर किधर, स्फेरिकल मिरर में। पर यहाँ पर क्या रहेगा, जहां पर लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पर लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, या फिर सिम्स टू बी मीट, ठीक है। सो वहीं पे हमारा वही पॉइंट जो रहेगा हमारा वो मेन फोकस रहेगा और वहीं से हम फोकल लेंथ लेंगे। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आगे साइन कन्वेंशन की बारी जब आती है तो वहां पर ध्यान रखना पड़ता है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस बोला है कि कॉनकेव लेंस बोला है। अगर कॉन्वेक्स लेंस बोलेगा तो फोकल लेंथ आप किस में रखोगे, पॉजिटिव में रखोगे। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन हम इसको लेते थे और इसके आगे क्या था, सेम साइन कन्वेंशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लॉस तक सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक बार समझ लो, ठीक है। साइन कन्वेंशन हमने देखा था, इसके आगे जो भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अगर वो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है क्वेश्चन में, या फिर उसने डायरेक्ट फोकल लेंथ पॉजिटिव दे दी, तो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्योंकि इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रही लाइट रे, यहाँ कर रही है, तो ये ओरिजिन से आगे ही वाला पॉइंट, तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे, या ये देगा भी और हमको उसके बाद लेंस पता करनी रही तो हम फोकल लेंथ देख के ही बता सकते हैं कि हाँ भैया ये तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। सो अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस में हो क्या रहा है। कॉनकेव लेंस में डाइवर्ज हो रहा है धतन, मतलब रियल में कहीं पे मिल पाएगा नहीं। यहाँ हमें क्या मिलेगी, एक इमेजिनरी इमेज, अपनी इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज मिलेगी। अब वर्चुअल इमेज कैसे बनाते हैं, हम पता है कि आप ये इधर डायरेक्शन में जा रहा था तो इसको हम इधर एक्सटेंड करेंगे, कहाँ पे मिलेगी, ये फोकस पे, ये कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। क्यों फोकस पे मिल रही है, क्योंकि नियम है या तो रियल या इमेजिनरी किसी भी इमेज बनेगी, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल लाइन अगर आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन अगर आ गई तो वो फोकस से ही पास होगी 100%। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन से है, आफ्टर रिफ्रैक्शन मिड एट कहाँ पे मिली है, अपने फोकस पे, ठीक है। ये फोकस एफ डैश होता है, आगे के फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, पीछे के फोकस को एफ डैश। जो ओरिजिन है उसके राइट साइड के फोकस को एफ से डिनोट करेंगे, उसके लेफ्ट साइड के फोकस को एफ डैश से डिनोट करेंगे। सो एक बात बताओ मेरे को कि कॉनकेव लेंस में क्या समझ में आया आपको। अगर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ अगर आपको कुछ दे के रखी हो और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, ठीक है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ देके रखी और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, तो वहां पर आप कॉनकेव लेंस में साइन कन्वेंशन क्या करोगे, नेगेटिव लोगे ना, क्योंकि ये मानते हैं ओरिजिन और इधर जाएगा आपका नेगेटिव साइन। सो हमको ये ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस में बस इमेज बनाओ, दिमाग में खेल खत्म करो, इमेज बनाओ, देखो कन्वर्ज, किधर कन्वर्ज हो रहा है, आगे मिल रहा है, चल भाई पॉजिटिव मिले। अब भाई देख लिया, दिमाग में इमेज बने, फटाफट डाला राइट लाइट रे कॉनकेव की, कॉनकेव लेंस पर देखा तो डाइवर्ज भग रही है, मतलब इसको रिवर्स लाओ, पीछे पीछे लाओ, डैश डैश बनाओ, इसमें इमेजनरी इमेज मिलेगी हमको, वर्चुअल इमेज मिलेगी, जो कहाँ मिलेगी, पीछे मिलेगी, मतलब क्या है भाई, ये नेगेटिव है। सो यहाँ पर हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे फोकल लेंथ को, यहाँ पर लेंगे पॉजिटिव में फोकल लेंथ को। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। सो हमने वहां पे एक देखा था। अब कन्वर्जिंग लेंस का बताता हूं आपको मैं। आप क्या करते हो, जैसे वो सन से आपने देखा होगा ना, सन से हम क्या मतलब अपने पेपर कागज वगैरह को जला लेते हैं। जैसे ये सन की रेज आ रही है, ये सन की रेज आ रही है, ठीक है। सो ये एक पेपर है आपके पास हाथ में, इसके आगे क्या लगा है आपका, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दो। कौन सा लेंस लगाओगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे। क्यों, क्योंकि हमको क्या बनाना है, यहाँ पे इसको जलाना है, मान लो, ठीक है, ये जलाना है इसको। ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया आपने, ये आई लाइट रे, ये आई लाइट रे, ये आई लाइट रे, ठीक। ये थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये और ये। सो यहाँ पर जो हमको मिल रहा है, ये इसको हम बोलते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये यूज समझ में आ गया भैया, ये लाइट रे पैरेलल आ रही थी, कैसे आ रही थी, पैरेलल आ रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन
थ्रू किसके रिफ्रैक्शन, किसके थ्रू रिफ्रैक्शन हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस इट कन्वर्ज एट पॉइंट, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे, वो कन्वर्ज हुआ एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोलेंगे हम इमेज ऑफ सन। क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ सन। और ज़्यादा देर रखोगे तो जल जाएगा, क्या होगा, जल जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि जितनी लाइट रेज आ रही एक पॉइंट पे आपने कन्वर्ट कर दी। चलो अगर नहीं विश्वास होता तो हटाओ कागज, अपना हाथ रखो, अपने हाथ पे लगाओ, बढ़िया उधर कॉन्वेक्स लेंस से सेट करो, बढ़िया यहाँ पे देखो एकदम ठंडा लगेगा, मजा आएगा आपको। मजा नहीं आया तो कह देना, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ सन। ठीक, पेपर लिया, क्या करा एक्सपेरिमेंट, पेपर लिया, सनरेज आ रही थी, सनरेज आ रही मतलब जनरली आपको ये नहीं ढूंढना है कि भैया कहाँ है सनरेज, कौन सी लेंगे भैया, कंटिन्यू सनरेज है, सब सनरेज है, ठीक है। तो कहीं पे भी आप आपका कॉन्वेक्स लेंस रखो, बस उसका कन्वर्जिंग पॉइंट जहां पे होगा, जहां पे कन्वर्जिंग पॉइंट मतलब क्या, फोकस, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस। फोकस जहां पर होगा आपको दिख जाएगा, फोकस आपको दिख जाएगा, एक जलता हुआ सूरज दिखेगा। क्या दिखेगा, जलता हुआ सूरज। जो ये सूरज है ना उसकी इमेज दिखेगी, सच में भी ये कोई डार्क नहीं दिखेगा, क्या यहाँ डार्क हो गया, ये तो बहुत देर रखोगे आप, बहुत देर तक रखोगे फिर वो कागज ही जलने लगेगा, ठीक है। उससे पहले क्या दिखेगा आपको, एक जलता हुआ सूरज दिखेगा, छोटा सा एकदम लाइट वाला, ठीक है, एकदम लाइट, हल्का सा लाइट सा दिखेगा। और क्या दिखेगा, एकदम जलता हुआ सूरज दिखेगा आपको उस पॉइंट पे। वही पॉइंट क्या है, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जहां पे ये कन्वर्ज हो गया है, ठीक है। सो इससे ही बोलते हैं हम इमेज ऑफ सन। और ये एक एक्सपेरिमेंट है बहुत ही प्यारा, सो ध्यान रखना, यहाँ हाथ वाथ नहीं रखना है, हाथ वाथ जल जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए कि यहाँ पर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है, और एक है हमारा कॉनकेव लेंस। सो फोकल लेंथ क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बता दीजिए सबसे पहले तो। सो आपने अगर दिमाग में OF सोचा था, देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ, ये जो 2 पॉइंट है ये सिर्फ हम इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट की जो रिप्लेसमेंट करते हैं उसके लिए ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस ये डिस्टेंस से सेम रहती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये डिस्टेंस सेम रहेगी, ये डिस्टेंस मतलब ये चारों ही डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है। जो OF की डिस्टेंस है, OF की वही F2F की भी रहेगी, वही F' की भी रहेगी, वही 2F' की भी रहेगी। मतलब ये चारों डिस्टेंस सेम है, पहली बात बता दूं। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट को जब हम रिप्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए ये हमने रखा है, ठीक है, पोजीशन अलग अलग पोजीशन के लिए हमने रखा है। पर हमको मेन फोकस का काम कहाँ पे है, इसमें या इसमें, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा फोकस होगा, ठीक है, कौन सा फोकस हो, फोकस तो पहली बात देखो ये दोनों ही फोकस है। अब मैं पूछ लूँ कि फोकल लेंथ कौन सी होगी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कौन सी होगी, तो इसका आंसर आएगा OF। ये हमने अभी देख लिया, ठीक है, 2 मिनट पहले देखा था हमने क्यों कन्वर्ज हो रही थी, और कन्वर्जिंग पॉइंट जहां पे आ रहा था, इन सब का कन्वर्जिंग पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। वैसे मैंने ये पास बना दिए, फोकस ऑन ये दूर बनते क्योंकि ये बड़ा लेंस है, ये भी बड़ा लेंस है, बस यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम थी तो मैंने पास बना दिए। अभी आपको अंडरस्टूड हो रहा होगा। देखो यहाँ पे लाइट आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज टू दैट पॉइंट। देखो ये पॉइंट पे आ जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन कौन से पॉइंट पे आ जाएगी, F पॉइंट पे आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, कन्वर्ज हो गए, कहाँ पे मीट हुई है, F पॉइंट पे। सो यही हमारा क्या रहेगा, यहीं से हम क्या देखेंगे, फोकल लेंथ, यहीं से क्या देखेंगे, फोकल लेंथ। इस पॉइंट की जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे जो डिस्टेंस रहेगी वही रहेगी फोकल लेंथ आपकी। सो यहाँ पे हमने देखा था ये हुई थी डाइवर्ज होने के बाद हमने लगाया था एक इमेजिनरी। सो कहाँ पे जाके मिली थी, इस पॉइंट पर, कहाँ पे जाकर, इस पॉइंट पर जाके मिली थी। सो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगी, OF'। और एंड एक बात ध्यान रखना कि F जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस है, या फिर फोसी बोल लो या फोकाई बोल लो, ठीक है। तो रियल फोकस है, और जो F' है वो कॉनकेव लेंस का वर्चुअल या इमेजिनरी बोल लो, वर्चुअल फोकस है, वर्चुअल फोकस, फोसी, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखना
जो एफ डैश है वो कॉनकेव लेंस का वर्चुअल फोकस है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन से बना हुआ है। इमेजिनरी लाइन दिख रही है आपको, डॉटेड लाइन कौन सी होती है हमारी? इमेजिनरी। तो ये एफ डैश जो है वो इमेजिनरी लाइन से बना है, तो ये एक इमेजिनरी फोकस होगा या वर्चुअल फोकस होगा। और हमारा ये जो था ये रियल लाइन से मिलके बना था, रियल लाइंस के रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइंस थी वो रियल थी और रियल लाइंस के इंटरसेक्शन से बना था। सो इट इज अ रियल फोकस, रियल फोसाई, फोकाई, जो भी बोल लो, सब बोल लो, ठीक है। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात मेन तो ये करने वाले थे, ये कॉन्सेप्ट बस मैं साइन कन्वेंशन के लिए सिखा रहा हूं आपको कि साइन कन्वेंशन में इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये ग्राम कथा है, इनको सबको रख लो। ये है ऑप्टिकल सेंटर, पता ही होगा आपको। ये फोकस, ये फोकस, अब इनको तो नाम हम देना ही नहीं, ठीक है। ये फोकस है, बस ये फोकस याद रखना है, ये फोकस है। बाकी ये एफ डैश ये लिख देना बस, वो अलग अलग पोजीशन से रहेगा कि बिटवीन ए टू एफ डैश, ये फलाना वो ठिकाना, ठीक है। तो उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर याद रखना, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसको मिडिल एक्सिस बोल लो या कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। मिडिल एक्सिस बोल सकते हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारा। ये एफ डैश हुआ, ये एफ इधर हमेशा एफ और 2f, ठीक है। और इधर ये शब्द डैश में चलेगा, एफ डैश इधर 2f डैश, इस तरीके से चलेगा। ओ इधर एफ, ठीक है, जो राइट साइड में उधर f, ये 2f, और o के जो लेफ्ट साइड में जाएगा वो f डैश 2f डैश। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये चलेगा, ये हमको याद रखना है, इसका डायग्राम याद रखना है, दिमाग में बट बिठा लो। फोकल लेंथ का ध्यान रखना है, ठीक है, बस। फोकस तो आपको पता ही है कि फोकस क्या होता है, कि डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल, यहाँ पे ये तो नहीं आएगा, कहीं पे भी लिखो। देखो डेफिनेशन में तो क्या है कि हाँ आप बता सकते हो कि जो रियल फोकस है या वर्चुअल फोकस है, इसका फोकस रियल है, इसका फोकस वर्चुअल है। एंड फोकल डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, तो फोकल लेंथ आप बता सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन एफ डैश एंड या फिर फोकस वर्चुअल। इसके केस में क्या बोल दोगे कि द डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल फोकस या फोकाई एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो और इसके केस में क्या बता दोगे कॉन्वेक्स के लिए इसमें कि द फोकल लेंथ इज क्या है, फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस या रियल फोकस टू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर जो डिस्टेंस रहती है वही फोकस तक की वही होती है फोकल लेंथ। बहुत ही इजी है। सो फोकल लेंथ, एक बात बताऊं, डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। इसके केस में, लेंस के केस में जो हमारा फोकल लेंथ रहता है, फोकल लेंथ रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर, देखो कर्वेचर क्या था, कर्वेचर हमने उधर भी देखा था, मिरर के केस में देखा था। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर, तो ये क्या है, ये कर्वेचर है। कर्वेचर क्या बताता है, साइज ऑफ मिरर या फिर लेंस, साइज ऑफ मिरर या फिर लेंस और लेंस, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दोनों के केस में साइज बताता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कर्वेचर का मतलब क्या हुआ कि साइज जितना ज्यादा बड़ा हुआ उतना कम फोकल लेंथ होगी, उतनी कम फोकल लेंथ होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास का, उस मीडियम का जितना ज्यादा हुआ उतनी छोटी फोकल लेंथ आएगी। तो ये रिलेशन बहुत ही प्यारा रिलेशन है, इसको याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है वो जितना ज्यादा रहेगा उतने कम हमारी फोकल लेंथ रहेगी, और जितना कम रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा हमारी फोकल लेंथ रहेगी। और कर्वेचर जो कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर या तो लेंस होगा या फिर स्फेरिकल मिरर होगा, जो भी होगा, या स्फेरिकल लेंस, तो साइज को शो करता है ये, ठीक है। हमारा क्या, कर्वेचर, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है साइज को, ये साइज ही होता है, ठीक है। कर्वेचर क्या है, कर्वेचर है, कर्व है, ठीक है, जो कि काटा गया उस रियल स्फीयर से। सो उसका साइज अगर बड़ा रहा, कर्वेचर जितना बड़ा रहा लेंस का उतना कम हमारी फोकल लेंथ होगी, और जितना ज्यादा रहा, जितना कम रहा हमारा कर्वेचर का साइज उतनी ज्यादा हमारी फोकल लेंथ रहेगी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशन देख लिया हमने देख लिया कि इसका डायग्राम क्या होता है, कहाँ से क्या बनता है। अब हम इमेज फॉर्मेशन की ओर भी बढ़ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आपको अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।